हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है ये समझेंगे, और लैंड डिग्रेड होने के क्या कारण हैं, क्या कॉजेज हैं वो समझेंगे, और फिर कैसे हम अपनी ज़मीन को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, तो उसके लिए कंजर्वेशन मेथड्स हम समझेंगे। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स ये वाला टॉपिक इस वीडियो में स्पेशली हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले अगर कोई पूछ लेगी आपसे भाई लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है सिंपल सा मतलब है लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जो आपकी ज़मीन है उसकी क्वालिटी का ख़राब हो जाना। अब क्वालिटी का ख़राब होने का मतलब क्या है? क्वालिटी का ख़राब होने का मतलब है जनरली, अब जनरली जैसे लैंड के मैंने यूज़ तो आपको बहुत सारे बता दिए, मगर अगर आप एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से आप देखो, तो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो लैंड कैसी होनी चाहिए? आपकी फर्टाइल होनी चाहिए। अगर उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, किसी कारणवश कम होती जा रही है फर्टिलिटी, तो समझ लो लैंड क्या होने लग गई? आपकी डिग्रेड होने लग गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड फॉर सम टाइम और परमानेंटली इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लैंड की जो क्वालिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब लैंड, अब जैसे फसल उगा रहे हो तो फसल प्रोड्यूस करते हैं। मान लो एक साल किसी ज़मीन पर आपने फसल उगाई, मान लो 5 बोरी उसमें गेहूँ निकले, ठीक है, व्हीट का प्रोडक्शन हुआ 5 बोरी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, कुछ और डाल दिया, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मान लो 10 बोरी गेहूँ निकल के आ गई, तो उस लैंड की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? एक साल 5 साल 5 बोरी हो गई, दूसरी बार 10 बोरी हो गई, तो ये हो गई उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो किसी भी ज़मीन की, लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी का डिक्लाइन होना कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली, इसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप सब लोगों को पता है। हमारी 95% नीड्स, यहाँ पे ध्यान देना, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड शेल्टर क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी लैंड। अब सोचो हमारे लिए जो खाना आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से ही आ रहा है। कैसे आ रहा है? अब जैसे मान लो फल उगाते हैं हम, सब्जियाँ उगाते हैं, ग्रेन्स उगाते हैं, दाल उगाते हैं, तो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी जनरली कहाँ से आ रही हैं? ज़मीन से ही आ रही हैं। शेल्टर, रहने के लिए, आप सोचो रहने के लिए हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, घर बन रहा है, तो वो भी कहाँ पर बन रहा है? ज़मीन पर ही बन रहा है। क्लॉथिंग, कपड़े वपड़े हम जो पहनते हैं, कपड़े भी जनरली आपको पता होगा आज जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो भी कहाँ पर ग्रो करते हैं? ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं। जैसे कॉटन हो गया, फाइबर, कॉटन का जो फाइबर होता है, मेनली कॉटन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर? लैंड पर। तो अपनी 95% जो बेसिक नीड्स होती हैं वो कहाँ से फुलफ़िल हो जाती हैं? लैंड से ही फुलफ़िल हो जाती हैं। तो इस लैंड को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी जो है। Human activities have not only brought about degradation of land but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। अब देखो आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अब ये जो ज़मीन है इसकी जो रेट है ना डैमेज होने की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। आज की डेट में हम देखो बहुत तेज़ गति से ज़मीन का क्या करते जा रहे हैं? डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं। कोई एक ही बारे में पूछे कि यार चलो कारण बताओ, 4-5 कारण बता दो कि किन कारणों की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आप फटाक से बता देना। लैंड डिग्रेड होने के बहुत सारे रीजन्स हैं। नंबर 1 है डिफॉरेस्टेशन। अब देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट दो। जब पेड़ काट दोगे तो डिफॉरेस्टेशन से तुरंत होगा आपका सॉइल एरोजन। अब देखो पेड़ों की खासियत होती है कि ये मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, और सॉइल एक ही जगह पर रहती है। जब सॉइल एक ही जगह पर रहेगी तो फर्टाइल सॉइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, तो उस एरिया में फर्टिलिटी अच्छी रहती है। अब मान लो फॉरेस्ट ही खत्म हो गए, पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो फर्टिलिटी क्या है सॉइल की? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? जैसे ही हवा चलेगी वहाँ से मिट्टी दूसरी जगह चली जाएगी, जैसे ही बरसात होगी तो मिट्टी बह के दूसरी जगह चली जाएगी। तो पेड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। मगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा, और जिस एरिया से वहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है वहाँ पर सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाएगी? कमज़ोर पड़ जाएगी। ओवर ग्रेजिंग, ये जो जानवर होते हैं, जानवरों को छोड़ दो खुले में, आप देखो ये घास वास खाने लग जाते हैं, और जो छोटे छोटे घास के प्लांट्स होते हैं उनको जड़ से उखाड़ देते हैं। ठीक है, अब जड़ से जब घास जड़ से उखड़ जाएगी तो हमें बचेगा कुछ नहीं बचेगा। फिर इनके पैर जो होते हैं खुर, वो ज़मीन को क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को मार देते हैं। मारने का मतलब यही है, उखाड़ देंगे उनको, है ना, पैरों के चलने की वजह से। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है। माइनिंग और क्वेरिंग, अब देखो माइनिंग में क्या है, बहुत ज़मीन पोली कर दी माइनिंग कर करके। तो आपने कई सारी साउथ की मूवीज़ में देखा हुआ कि कैसे माइनिंग कर करके ज़मीन को ये क्या करते जा रहे हैं? खोखला करते जा रहे हैं। फिर माइनिंग करने के बाद ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस ज़मीन में क्या करोगे आप बताओ? खोखली ज़मीन में यहाँ पे ना तो फर्टिलिटी है ना कुछ है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है किसका? लैंड डिग्रेडेशन का। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जब ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मतलब कर दिया है हमने, इंक्रीज कर दिया है। तो ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होगा?
अगर तुम फर्टिलाइजर डालोगे तो ही फसल प्रोड्यूस होगी, नहीं तो नहीं होगी। उससे क्या होता है, सॉइल की जो नेचुरल कैपेसिटी होती है अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने की, वो खत्म हो जाती है। ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, और केमिकल्स जो होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं। इससे फिर आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। सॉइल इरोजन तो वो आपको बता ही दिया मैंने, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह बहना या कटाव होना। वाटर लॉगिंग, कई बार क्या होता है, आप जब ओवर इरीगेशन करते हो, बहुत ज़्यादा पानी देते हो, तो पानी देने की वजह से वो पानी लगातार क्या है, भरा रहता है, लगातार भरा रहता है, और उससे भी मिट्टी की कैपेसिटी क्या हो जाती है, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। क्यों? जब पानी देते हैं हम खेतों में, इरीगेशन करते हैं, तो उसमें कुछ सॉल्ट कंटेंट पाए जाते हैं कई जगह पर। अब वो लगातार ओवर इरीगेशन की वजह से सॉल्ट कंटेंट आते रहेंगे तो मिट्टी पर एक सफ़ेद सी लेयर जम जाएगी, उससे फिर मतलब ज़्यादा फसल भी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब है इंडस्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित जो पानी है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, जो प्रदूषित चीज़ें निकल रही हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना कचरा होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है, केमिकल्स होते हैं, केमिकल वाला पानी होता है, उसको बिना ट्रीटमेंट किए ये रिवर में डाल देते हैं या मतलब किसी खुले एरिया में ये बहा देते हैं, तो उससे भी हमारी ज़मीन की क्वालिटी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ये कॉजेज हो गए, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ओके, माइनिंग साइट्स मतलब समझते हो जहाँ पर माइनिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग। तो आपने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं, माइनिंग एक्टिविटी करने के बाद, ठीक है, उस जगह को क्या छोड़ देते हैं, अब ऐसे गड्ढे गड्ढे करके छोड़ दिए। अब सोचो ये गड्ढे गड्ढे करके छोड़ दिया, इस ज़मीन का क्या यूज होगा, ना तो यहाँ पे घर बना सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना खेती कर सकते, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं खुदाई करने के बाद। तो इससे भी क्या हो रहा है, आपकी जो लैंड की क्वालिटी है डिग्रेड होती जा रही है। माइनिंग वाले एरिया में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स आसपास चले आते हैं, डस्ट भी खराब अब बहुत ज़्यादा डेंजरस है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 4 स्टेट दे रखे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन किस वजह से हो रहा है, माइनिंग की वजह से। लोग क्या है यहाँ पर मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, काट के वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा इन स्टेट्स में आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मिनरल्स अगर आपको निकालने हैं तो मिनरल्स निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी। माइनिंग का मतलब ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इन वाले एरियाज में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन कारण है दैट इज माइनिंग। और माइनिंग के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से जब जानवर जो होते हैं जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो जानवरों के जो पैर होते हैं, खुर, वो बहुत हार्ड होते हैं। जब ये चलते हैं तो ज़मीन को मतलब नीचे से छोटे छोटे प्लांट को मार देते हैं, तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं। और जब खाते हैं, जब चरने जाते हैं तो तब भी ये मतलब छोटे छोटे प्लांट्स को खींच लेते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं। ये भी एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, ओवर ग्रेजिंग। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको पता होगा इन स्टेट्स में सबसे पहले आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति आई थी 1966-67 में। आपको क्वेश्चन एक कमेंट करके बताना है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। तो मैं बात कर रहा था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या होता है, लोग बाग बहुत ज़्यादा इरीगेशन करते हैं खेतों में, ओवर इरीगेशन करते हैं। ओवर इरीगेशन की वजह से क्या होता है, अब जब पानी निकल के आता है, आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स में से जब पानी निकल के आएगा उसमें सॉल्ट कंटेंट रहते हैं। अब ये सॉल्ट कंटेंट क्या है, ज़मीन के ऊपर ऐसे जमने लग जाते हैं, तो ज़मीन देखो ऐसे वाइट वाइट दिखने लगेगी, ठीक है। इससे क्या होता है, सॉइल की सैलिनिटी और एल्केलिनिटी बढ़ जाती है। सॉइल ज़्यादा सैलाइन हो जाती है, ज़्यादा नमकीन हो जाती है, और फिर इस पर ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीजन है ओवर इरीगेशन, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो रही है, आपकी लैंड डिग्रेड हो रही है। अब कई एरियाज में आपने फैक्ट्री देखेंगे, यहाँ पे 2 फैक्ट्री की बात की जा रही है, सीमेंट फैक्ट्री, सिरामिक फैक्ट्री। इन फैक्ट्री के आसपास आपको बहुत ज़्यादा डस्ट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, डस्ट। अब ये डस्ट मान लो कहीं पर बैठेगी, सेटल डाउन हो जाएगी, तो ऐसे डस्ट मान लो जम गई, डस्ट की एक लेयर सी बन जाएगी। इससे क्या होता है, पानी नीचे परकोलेट नहीं कर पाता है, पानी नीचे नहीं जा पाता है। अगर मान लो पानी ऊपर है तो वो ऊपर ही रहता है। तो द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री। देखो सीमेंट इंडस्ट्री मतलब सीमेंट वाली, सिरामिक इंडस्ट्री मतलब जो मतलब एक प्रकार से जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कई टाइप्स होते हैं, उनसे कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ब्रिक्स बना दिया, टाइल्स बना दी। टाइल्स जो होती हैं अपने, ये भी किसका पार्ट है, सिरामिक इंडस्ट्री का। और ये कई सारे आइटम्स जो होते हैं, मतलब आपने देखा होगा जो कई सारे मतलब आपके सैनिटरी आइटम्स होते हैं, वो भी सिरामिक इंडस्ट्री ही बनाती है। कप वप बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी वाले जो होते हैं,
तो ये सिरामिक इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी क्या जनरेट होती है, डस्ट जनरेट होती है, और ये डस्ट एटमॉस्फेयर को क्या करती है, पॉल्यूट भी करेगी, और साथ के साथ में मिट्टी के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, प्लांट्स के ऊपर भी एक लेयर सी बन जाती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो डस्ट होती है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है, पानी ज़मीन में नीचे नहीं जा पाता है। और क्या वहाँ क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर ज़मीन पर क्या सेटल डाउन हो जाती है, मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, जो डस्ट वाली मिट्टी है। और आज की डेट में तो अभी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगने लग गई हैं। ज़्यादा इंडस्ट्री लगने की वजह से इंडस्ट्री से बहुत सारा ऐसा केमिकल वेस्ट बाहर निकल के आ रहा है, ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बाहर निकल के आ रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इतना खतरनाक प्रदूषण, मतलब ये पानी क्या है, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी ख़राब हो जाती है, मतलब पानी में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी मर जाते हैं। साथ के साथ में जब ये पानी कभी मतलब लैंड वाले एरिया में जाएगा तो वो ज़मीन भी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो लैंड पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से। तो ये तो हमने देखे कारण और इनके एग्जाम्पल देख लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या समस्या है। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड और मेजर्स टू सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन। अब हम ऐसे क्या स्टेप्स लें, क्या कदम उठाएं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। तो सिंपल सी बात है, जो कारण थे उन्हीं को आप सॉल्व कर दो, बस काम हो जाएगा आपका। देखो पहली बात तो लैंड कंजर्वेशन का मतलब क्या है। लैंड कंजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। किससे प्रोटेक्ट किया जाएगा, डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कौन कौन से उपाय, यहाँ पर 3-4 नंबर का जितना भी क्वेश्चन बने आप देख लेना, सारे मैंने एक ही बार में लिख दिए। नंबर एक तो हमें करना चाहिए एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब है प्लांट लगाना। डिफोरेस्टेशन का मतलब है प्लांट को कट कर देना, जो पेड़ पौधे उनको काटना, डिफोरेस्टेशन। पेड़ पौधे लगाना, एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन करना चाहिए, और ग्रेजिंग को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। ग्रेजिंग मतलब लिमिटेड एरिया में ग्रेजिंग परमिट करनी चाहिए, हर जगह पर ग्रेजिंग को परमिट नहीं देनी चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स और प्लांट्स। कई जगह पे जैसे मान लो एक खेत है आपका, तो यहाँ पर कई सारे 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ 4 ऐसे लाइन लगा के पेड़ लगा दिए, तो एक बेल्ट लग गई, इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। इससे क्या होगा, जो हवाएं जो चलती हैं, विंड्स जो चलेंगी, विंड की वजह से मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, सॉइल इरोजन को रोकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए प्लांट्स की। कहाँ पर, अपने खेतों के चारों तरफ शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए, जिससे खेत की जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए। अब हम एरिड एरियाज़ की बात करें। एरिड एरियाज़ कौन से होते हैं, जो जहाँ पर मतलब आपको मॉइस्चर बिल्कुल ना दिखाई दे, मॉइस्चर बहुत कम हो वहाँ पर, मतलब सूखे जो एरिया होते हैं। जैसे अपना राजस्थान में आपका थार डेजर्ट वाला जो इलाका है वो बिल्कुल एरिड एरिया है, वहाँ पर मॉइस्चर नहीं मिलेगी, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, सूखा रहता है बिल्कुल। तो ऐसे एरिया में आपको देखने को मिलेगा सैंड ड्यून्स। रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स क्या है, हवा चलती है तो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। सैंड ड्यून्स की पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, हवा चलते ही सैंड ड्यून्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर थॉर्नी बुशेस को लगाया जा सकता है। थॉर्नी बुशेस जो हैं वो ग्रो की जा सकती हैं। अब सिंपल सी बात है, जब प्लांट अगर किसी जगह पे ग्रो करोगे तो प्लांट की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है प्लांटेशन करना, ठीक है। प्लांट लगा दो अगर आपको सॉइल इरोजन रोकना है तो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो है, ख़राब ज़मीन जो पड़ी है उसको मैनेज करो, उसको ऐसा मतलब बनाओ ताकि उसको यूज किया जा सके। फर्टाइल में कन्वर्ट करो, उसको फर्टिलिटी बढ़ाओ, या फिर उसमें कुछ एग्रीकल्चर यूज नहीं हो रहा है तो नॉन एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज करो। मतलब खाली मत पड़ी रहने दो ज़मीन को, ज़मीन का कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। जो माइनिंग चल रही है कई जगह पर, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही माइनिंग चालू रही तो हमारे देश की जो ज़मीन है ऐसे ही पोली हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, और ज़मीन फिर ऐसे ही पड़ी रहती है। और आपने सुना होगा कई बार तो माइंस में ज़मीन को इतनी पोली कर देते हैं कि ज़मीन ऊपर से धंस जाती है, नीचे चली जाती है। कई बार तो इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, ठीक है। माइनिंग की वजह से जो ज़मीन है नीचे से पोली कर देंगे तो ऊपर जो मिट्टी रहती है वो एक साथ धंस जाती है जब बरसात होती है तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इससे ज़मीन को डिग्रेड किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पर। और जो इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स हैं, जो प्रदूषक हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, केमिकल वाला जो वाटर है, उसको प्रॉपर डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है, प्रॉपर डिस्पोजल करने की ज़रूरत है। प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल का मतलब है उनको, इंडस्ट्रीज को आपको नियम बना रखे हैं। वैसे आपको पता हो तो इंडस्ट्रीज ऐसे पानी को डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकती, उनको पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे स्ट्रिक्ट नियम बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए कि वो पॉल्यूटेड वाटर को डायरेक्ट रिवर बॉडीज में या बाहर ना फैलाएं या ना डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज करने से पहले हमें इंडस्ट्रीज को बोलना होगा कि आपको पानी ट्रीट करके ही बाहर भेजना है, बिना ट्रीटमेंट के नहीं भेजना है। इससे फिर हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, इवन वाटर को भी
कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या हैं, और लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।